गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर सेकंड लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस बुक पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। सो वी शैल स्टार्ट टुडे फ्रॉम गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, यानी गोर्बाचेव और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। Gorbachev and disintegration. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. The people in the East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regime collapsed one after another. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. Mikhail Gorbachev ने जब वो जनरल सेक्रेटरी बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत संघ के 1985 में, 1980 के आसपास, 1985 या 1980 में, तो उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा जो सोवियत रूस में कम्युनिस्ट पार्टी थी। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत सारे सुधार हो रहे थे। इस क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। नए नए इन्वेंशंस खोजें हर रोज़ देखे जा रहे थे और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए अब सुधार करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। अब क्या हुआ कि गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ, गोर्बाचेव का जो डिसीजन था टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विद द वेस्ट कंट्रीज़, पश्चिम के देशों के साथ गोर्बाचेव ने संबंधों को सामान्य बनाने और सोवियत संघ को एक लोकतांत्रिक रूप देने, ध्यान रखें, एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्म देने के लिए वहाँ पर सुधार करने का उन्होंने फैसला कर लिया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ रहीं, या इनका यूँ कह लीजिए कि ऐसा परिणाम रहा जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश इस सोवियत खेमे के हिस्से थे, जो इसके आसपास जिसकी सीमाएं लगती थी सोवियत संघ रूस के साथ। ऐसे देशों की जनता ने, जिन देशों की सीमाएं सोवियत संघ रूस से लगती थी, उन्होंने अपनी सरकारों को सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए विरोध करना शुरू कर दिया।
started to protest against the town government and Soviet control. Unlike in the past, the Soviet Union तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के साथ रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा कि पहले पूर्व में होता रहा था, अतीत में होता रहा था। Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. तो गड़बड़ियों में उस तरह का उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया जैसा पास्ट में होता रहा था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद सारे गिर गई। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis within the USSR that has turned its disintegration. Gorbachev initiated the practice of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by leaders within the Communist Party. तो सोवियत संघ के बाहर जितने भी परिवर्तन हो रहे थे, इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट देश के सोवियत संघ के गहराता जा रहा था, अंदर का संकट, और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीतियां चलाई, चाहा कि किस तरीके से देश का लोकतांत्रिकरण हो। तो बहुत सारे आर्थिक सुधार उसने किए, राजनीतिक सुधार भी किए। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बहुत विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूरोप में एक लोकतांत्रिक प्रणाली हो। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then and did not want the old style rule of Communist Party. Boris Yeltsin emerged as a national hero in opposing this coup. The Russian Republic, where Yeltsin won a popular election, began to shake off centralized control. Power began to shift from Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as sovereign states. The Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet freedom. In December 1991, under the leadership Yeltsin, Russia, Ukraine, and Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded. The Communist Party of the Soviet Union was banned. Capitalism and democracy were adopted as the basis for the post-Soviet republics. A coup took place in 1991. 1991 में एक तख्ता पलट भी हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे एक नायक, एक हीरो की तरह उभर कर सामने आए थे जनता के सामने।
रूसी गणराज्य ने जहां रूसी गणराज्य में जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीयकृत थे, यूरोप जैसे लग रहे थे, हम जैसे बनना चाहते थे, अपने को संप्रभु राज्य मानते थे और अधीनता स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। Not asked for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. In December 1991, सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। द डिक्लेरेशन ऑन द disintegration of the USSR and the formation of the Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. The exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding members of the CIS. Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union. It inherited the Soviet seat in the UN Security Council. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. The old Soviet Union was thus dead and buried. तो साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किया गया। बाकी गणराज्यों, जिसमें खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला काम हुआ। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इन मुद्दों को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सब को निभाने का जिम्मा भी अब रूस का ही था, क्योंकि सोवियत संघ तो अब समाप्त हो चुका था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती जो गणराज्य के बीच में एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। दिस इज इनफ फॉर टुडे। Tomorrow we shall discuss the next part of the present lesson, means lesson number 2, the end of bipolarity. We shall do the next part. Why did the Soviet Union disintegrate? सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट क्यों हुई? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इसके बारे में हम कल को चर्चा करेंगे।
May Goddess Saraswati bless you with greater treasure of knowledge. May you live long. God bless you, beta. Keep on working. Thank you and have a good day.